फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दो तो कोरोना काल में सरकार ने किए हाथ खड़े, बोले नहीं है ऑक्सीजन जिया खुद लेकर आए। सोचिए दोस्तों, ये है हमारे देश की सरकार, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मुसलमानों को बदनाम करने वाली सरकार के मुंह पर करारा तमाचा, सोशल मीडिया पर मुसलमानों का वीडियो वायरल। दोस्तों खुद आपको बता दें ओलाइफ फाउंडेशन जो है दोस्तों वो खुद जो है यहाँ पर ऑक्सीजन का स्टॉक ला रहा है और किसी तरीके से आपको बता दें अस्पतालों तक पहुंचा रहा है जिन लोगों को ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है। बताएंगे आपको दोस्तों ओलाइफ फाउंडेशन के बारे में, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दंगाई पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने फिर से एक बार शुरू किया हिंदू मुस्लिम का नारा। जी हाँ, एक साल बाद भी अब वापस खींच रहा है तबलीगी जमात को, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसानों का बड़ा ऐलान, बोला है कोरोना या उसका बापा। जी हाँ, किसान यहाँ से हटने वाला नहीं है। जी हाँ, रोजाना दोस्तों किसानों के कुछ ना कुछ बयान निकल कर आना है, बताएंगे इसके बारे में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मोदी जी भी आए लाइन पर, बोले फिलहाल अब 500 लोगों के साथ सिर्फ रैली करेंगे, छोटी छोटी सभाएं करेंगे। लोगों ने जमकर साधा निशाना, बोले राहुल गांधी की कॉपी पर उतर गए मोदी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें ट्विटर पर ट्रेंड हुआ हैशटैग मोदी इस्तीफा दो, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कोरोना का टूटा रिकॉर्ड, एक दिन में 2.5 लाख से भी ज्यादा संक्रमित के मामले, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों यूपी की योगी सरकार का लॉकडाउन लगाने से मना। जी हाँ, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी ने फिर से साधा एक बार केंद्र पर निशाना, बोले फिलहाल हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं, कोरोना की दवाई नहीं। जी हाँ, ये है हमारी आज की सरकार। मोदी जी देश और देश के गरीबों को धीरे धीरे कर खत्म कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कोरोना की महामारी में भी किसान हटने को तैयार नहीं। किसानों का सीधा फैसला, बोले जान वहां भी जाएगी जान यहां भी जाएगी। जी हाँ, किसान अपने हक लेकर ही जाएगा यहाँ से। सरकार एक बात सोच ले और ये समझ बदल दे कि किसान फिलहाल कोरोना के डर से भागने वाला है। जब हमारे 300 किसान शहीद हुए तब भी कोरोना था, लेकिन उन्होंने अपनी जान खुद ले ली इस निर्लज सरकार की वजह से। और सोचिए दोस्तों उन 300 लोगों को याद तक नहीं किया जा रहा है जिन्होंने अपनी शहादत दे दी सिर्फ कृषि कानून के लिए। यह सरकार की असलियत है दोस्तों, इस सरकार पर दुनिया थूक रही है। आज जब कोरोना की महामारी है, किसान सड़कों पर बैठा हुआ है दोस्तों, आज भी किसानों के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। क्या दोस्तों ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या आप जहां पर रैलियां करते हो वहां पर कोरोना सो जाता है और जहां बेचारा किसान शांतिपूर्ण ढंग से अपना हक के लिए बैठा हुआ है वहां कोरोना आ जाता है? सरकार से जब रैलियां रद्द करने के बारे में बोलो तो इनकी जान पर बनाती है, लेकिन वही लोग दोस्तों वही काम अगर कोई दूसरा करे तो सरकार भी कॉपीकैट बन जाती है। सवाल यही है दोस्तों कि किसान 300 किसान यूं ही शहीद हुए, ना उनकी कोरोना ने जान ली ना किसी और चीज ने, किसानों ने खुद अपनी जान ले ली। लेकिन आज जिस तरीके सरकार इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रही है, हमारे किसान भाई दोस्तों हमारे लिए अन्न उगाते, आज उन्हीं लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनकी जानें ली जा रही हैं। बेसिकली ये सरकार ही है जिसने उन 300 किसानों की शहादत ली है। सरकार ने एक के बाद एक लोगों ने दोस्तों वहाँ पर आत्महत्याएं करी, उसके बावजूद भी सरकार अपनी टस से मस नहीं हुई। यही सरकार की असलियत है दोस्तों कि ये एक नंबर की तानाशाह सरकार है और इसको सत्ता से बाहर जाना ही होगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों जिस तबलीगी जमात को लगातार बदनाम किया, जिन मुसलमान भाइयों को दोस्तों नीचा दिखाया गया, आज उन्होंने ही दोस्तों एक मिसाल कायम कर दी है हिंदू मुस्लिम भाइयों के भाईचारे की। दरअसल दोस्तों इन दिनों आपको बता दें एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दोस्तों मुस्लिम समुदाय, आपको बता दें ओलाइफ फाउंडेशन एक जो कि यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन की किल्लत में उन लोगों के पास ऑक्सीजन पहुंचा रहा है जिनको सबसे ज़्यादा अभी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आप जानते होंगे दोस्तों ऑक्सीजन की किल्लत हर जगह पड़ रही है। सरकार ने अपने हाथ उठे खड़े कर दिए, हॉस्पिटलों ने हाथ खड़े कर दिए कि ऑक्सीजन का इंतज़ाम करो, कहीं से भी लेकर आओ। ये हालत हो गई है दोस्तों कि सरकार का काम भी आम जनता को करना पड़ रहा है। तो फिर हमने और आपने वोट क्यों दिया था सरकार को?
सिर्फ इसलिए कि मोदी सरकार सत्ता में रहे, जय शाह को करोड़पति बना दे अमित शाह अपने बेटे को, और जो आम जनता है वो सड़कों पर मरती फिरे। आप लोग जब किसी चीज़ का इंतज़ाम नहीं कर पा रहा हो तो फिर आप कैसी सरकार हो? कैसे आप देश को चलाओगे जब आप लोग हाथ ऊंचे खड़े कर रहा हो कि हम तो भैया ऑक्सीजन का इंतज़ाम नहीं करेंगे, अगर आपसे बनता है तो आप कर लो। ये हालत हो गई है दोस्तों। अब ऐसे में दोस्तों मुस्लिम समुदाय उभर कर आया। सोचिए जिस मुस्लिम लोगों को इन हरामखोरों ने, इन कह सकते हैं नंगी मीडिया ने, जिन लोगों ने मुसलमानों को एटम बम बता दिया था कोरोना का, आज वही मुस्लिम समुदाय दोस्तों भाईचारे और एकता की मिसाल बन गया दोस्तों। और ये मुस्लिम समुदाय ओलाइफ फाउंडेशन जो है दोस्तों, ये उन लोगों को जो है यहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचा रहा है जिन लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये दोस्तों सच में सैल्यूट करने वाली बात है कि आज भी हमारे देश में हिंदू मुस्लिम का भाईचारा जो है वो जिंदा है, वरना इन जैसे दोस्तों ईमान बेचने वाले पत्रकार और इस जैसी दलाल सरकार न जाने कब का पूरे देश को खा गई होती। जी हाँ, वो तो आज भी कहीं ना कहीं इंसानियत जिंदा है, इसीलिए दोस्तों ये हो रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा फैसला, बोले हम अब बड़ी बड़ी सभाएं नहीं करेंगे, अब बस 500 लोग होंगे सभाओं में, और अब 3 चरणों का जो मतदान होना है उसके लिए इसी तरीके से किया जाएगा, बस सिर्फ प्रचार। दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं, सबसे पहले राहुल गांधी ने ये मुहिम शुरू की थी, और मैं लिख के देता हूँ दोस्तों, अगर राहुल गांधी ये पत्ता ना फेंकते, अगर राहुल गांधी ये पासा ना फेंकते तो मजा ले कि मोदी सरकार और उनके मंत्री पीछे हट जाते, मजा लेके वो लोग जो है अपना ये जो प्रचार कर रहा है ये रोक देते, कभी नहीं होता। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी ने मोदी सरकार को ऐसा फंसाया था अपने दाव में कि मोदी सरकार को दुनिया के सामने अपना थोड़ा अच्छाई बताने के लिए ये करना ही पड़ा। सबसे पहले दोस्तों राहुल गांधी ने करी अपनी रैलियां रद्द, उसके बाद ममता बनर्जी ने ये ऐलान करा कि अब वो छोटी छोटी सभाएं करेंगी बड़ी रैलियों के बजाय, ताकि लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। फिर यही का ये कॉपी कॉपी पेस्ट कर दिया मोदी जी ने, और कहा अब हम 500 लोगों में सिर्फ सभाएं करेंगे, रैलियां करेंगे। ये हालत है दोस्तों आज सरकार की, कि पहले जबकि होना तो ये चाहिए था कि पहले इस देश के प्रधानमंत्री को ये मुहिम चालू करने चाहिए थी जो राहुल गांधी ने की। लेकिन सोचिए दोस्तों, राहुल गांधी को सच में सल्यूट करने का मन करता है। राहुल गांधी ने अब तक जो बातें बोली हैं दोस्तों, वो सारी की सारी बातें सच साबित हुई हैं। सोचिए आप, राहुल गांधी ने कहा था कि इस देश में कोरोना बहुत ही भयंकर तरीके से आ रहा है और सरकार ने इसकी कोई तैयारी नहीं की है। तब याद होगा दोस्तों आपको भाजपाइयों ने क्या कहा था, राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था और कहा था कि राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं लोगों में। उसके बाद जब कोरोना आया तो मोदी सरकार ने बिना पूछे ताछे लॉकडाउन लगा दिया, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान चली गई। वहाँ पर दोस्तों अब आप सोचिए कि जो यहाँ पर असली पप्पू कौन है, मोदी जी या फिर राहुल गांधी। उसके बाद दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि हमें दूसरे देशों में वैक्सीन बनी है उनकी अनुमति दे देना चाहिए। तब भी रविशंकर प्रसाद ने यह कहा कि राहुल गांधी बीच के ब्रोकर बन गए और दूसरे देशों के लिए दलाली कर रहा है, उनका फ़ायदा करा रहा है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, थूका हुआ चाट लिया। मोदी जी ने फ़ौरन 5-6 देशों की वैक्सीन को अनुमति दे दी। ये हालात हैं दोस्तों कि आज राहुल गांधी जो मुहिम शुरू करते हैं, बीजेपी उसी राह पर चल पड़ती है। तो फिर दोस्तों असली मास्टरमाइंड मेरे हिसाब में राहुल गांधी है, और पप्पू कौन है ये अब आप समझ लीजिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव का फूटा भारतीय जनता पार्टी और नीतीश पर गुस्सा, बोले अब धीरे धीरे पापी और निर्लज इस देश को भी बेच खाएंगे। लानत है इन लोगों पर दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कहा, जो आज अपना ईमान और अपना पूरा देश बेचे दे रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब शमशानों का भी निजीकरण किया जाएगा। जी हाँ, नीतीश का बड़ा फैसला, बोले बिहार में अब शमशान घाटों का निजीकरण किया जाएगा। जिसके बाद तेजस्वी यादव जमकर भड़क गए और उनका कहना है कि डबल इंजन सरकार में पेट्रोल तो डालना ही होगा, इसीलिए नीतीश सब कुछ बेचने पर अब तुल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश मिलकर अपनी डबल इंजन सरकार में पेट्रोल भराएंगे, इसीलिए तो अब शमशान घाट को भी नहीं छोड़ा, उनका भी निजीकरण कर डाला। आपको बता दें दोस्तों, तेजस्वी यादव ने जमकर गुस्सा बरसाते हुए कहा कि नीतीश जो है अंधेर नगरी चौपट राजा के सबसे बड़े जो है यहाँ पर भीष्म पितामह बन चुके हैं। जो कि आपको बता दोस्तों, बिहार में चोरी शराबबंदी को लेकर जिस तरीके से उनकी ढीली पंथी दिखाई देती है, ये साफ है कि नीतीश के राज में दोस्तों सब कुछ अंधेर नगरी में जा चुका है। लगातार दोस्तों नीतीश पर सवाल उठ रहा है, बीजेपी पर सवाल उठ रहा है कि क्या वो लोग
जिस तरीके से दोस्तों कह सकते हैं जहाँ पर लाशों की जगह होती है, उनको भी लगातार दोस्तों कहीं ना कहीं उन चीज़ों को भी आगे लेकर जाया जा रहा है। तो दोस्तों सवाल तो उठना ही चाहिए कि फ़िलहाल मोदी सरकार जिस तरीके से ये सब कुछ कर रही है, अब दोस्तों कहीं ना कहीं शमशान घाटों का भी बारी आ गई, अब उनके भी निजीकरण झेलो आप। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला। बोले आज देश की जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी है वो नरेंद्र मोदी के कारण बिगड़ी है। जी हाँ, तत्काल में अगर जरा सी भी शर्म बची है तो दे दें अपना इस्तीफा। दोस्तों आज देश के हालात काफ़ी गंभीर हो चुके हैं। ऑक्सीजन की कमी, देश में दोस्तों गरीबी बढ़ती जा रही है, GDP लगातार नीचे जा रही है और देश में रोजगार है नहीं। ये मोदी सरकार की 5 नीतियां। सोचिए दोस्तों, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये नारा बहुत अच्छे से आपको याद होगा। एक और नारा था, मैं गरीब का बेटा हूं, खाली हाथ आया हूं, झोला उठाकर खाली चला जाऊंगा। वाह भैया, क्या गरीब का बेटा है और क्या खाली झोला है, जो अपने लिए प्राइवेट प्लेन खरीदता है और अपने लिए बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते प्रधानमंत्री और बड़े महंगे महंगे कपड़े पहनते। सोचिए दोस्तों, अगर ऐसी ज़िंदगी किसी गरीब के बेटे को मिल जाए तो उसके तो वारे न्यारे हो जाए। अब सब यही कह रहे हैं हमें भी गरीब बनना भैया, अगर ऐसी ज़िंदगी गरीब की होती है तो फिर हम भी गरीब ही सही। जी आपको बता दें दोस्तों, सीधा सीधा ममता बनर्जी ने निशाना साधते हुए कहा है कि फिलहाल इस देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ गई है। नरेंद्र मोदी कोरोना को संभालने में पूरी तरीके से असफल रहे। अब मोदी सरकार को अपना इस्तीफा खुद दे देना चाहिए, वरना इस देश की जनता सवाल पूछेगी कि आखिर सरकार ने क्या किया कोरोना में। जिन लोगों के परिजन मरे, जिन लोगों के परिजनों की दोस्तों इस कोरोना में जान गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है। सरकार ना ऑक्सीजन की तैयारी कर रख रही है, ना वेंटिलेटर है दोस्तों, ना ही अब दवाइयां बची हैं, धीरे धीरे कर सारी चीज़ें समाप्त हो चली हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अभी बात नहीं आ रहा, दंगाई पत्रकार 1 साल बाद भी दोस्तों मुसलमानों को कर रहा है टारगेट। दरअसल दोस्तों अर्नब गोस्वामी फिर से अपनी औकात पर उतर आया। जिस तरीके से दोस्तों वो पत्रकारिता करता है, ऐसा लगता है भाजपा का एक दल्ला है या फिर एक प्रवक्ता है। आपको बता दें फिर से एक बार दोस्तों, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अर्नब गोस्वामी कह रहा है कि मौलाना साथ कब तक छुपेगा, एक दिन तो वह हाथ में आएगा। 58 मुसलमान पकड़े गए, इन्होंने कोरोना फैलाया। सोचिए दोस्तों, एक तरफ कुंभ का मेला चल रहा है, उस कुंभ के मेले में 5000 से भी ज़्यादा संक्रमित लोग पाए गए। लोगों ने हाथ पैर जोड़ जोड़कर कुंभ मेले को बंद करने की बात की, लेकिन उसके बावजूद भी तीरथ सिंह रावत पर कोई इसका असर नहीं हुआ। अब ये दलाल दोस्तों कुंभ मेले के बारे में कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? कुंभ मेले पर ये अपनी चुप्पी साध कर क्यों बैठ गया? सोचिए, सुप्रीम कोर्ट बंद होता है, रातों रात अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट खोलकर बेल दी जाती है। क्या ये दोस्तों भाजपा की दलाली नहीं तो फिर इसे और क्या कहेंगे? अर्नब गोस्वामी भाजपा के लिए कुछ भी करेगा दोस्तों। जी हाँ, चड्डी में खड़ा हो जाएगा और टार्जन की तरह भी चीखेगा अगर भाजपा कहेगी तो। और इसीलिए तो दोस्तों अब फिर से एक बार दलाली पर उतर आया कि कल को किसी केस में फंसा तो रातों रात भाजपा हमें निकाल लेगी। जी हाँ, ईन पीन पौने तीन करके वहीं पर गाड़ी आकर रुक जाती है इस दंगाई पत्रकार की। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल मोदी जी नहीं रख पा रहे देश का संभाल। जी हाँ, दे दें अपना इस्तीफा। आपको बता दोस्तों हैशटैग मोदी अपना इस्तीफा दो, रिज़ाइन करो। आपको बता दोस्तों नंबर 1 की पोजीशन पर कल से एक हैशटैग चल रहा है और जिसका नाम है हैशटैग मोदी रिज़ाइन करो। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं मोदी के खिलाफ लोगों ने ट्विटर पर जो है मुहिम छेड़ दी है। कल से एक हैशटैग नंबर 1 की पोजीशन पर चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है हैशटैग नरेंद्र मोदी अपना रिज़ाइन दे दो, रिज़ाइन कर दो। आपको बता दें लगातार मोदी सरकार सोशल मीडिया पर दोस्तों घिरी हुई है, जहां एक तरफ समाज में कह सकते हैं कि समाज में अगर सरकार से कोई सवाल पूछता है तो सरकार कहती है ये सवाल पूछने का ही सही समय नहीं है। जब सरकार से सही समय पर सवाल पूछा जाए तब भी सरकार कहती है कि सही समय नहीं है, ये कोई सवाल पूछने का समय है क्या? तो ज़रा दोस्तों भारतीय जनता पार्टी से कोई सिर्फ एक बात पूछ ले कि भैया सवाल पूछने का सही समय कौन सा है? क्या सही समय वो है जब आप 2024 में सत्ता से बाहर होगे, या आप जब सत्ता से बाहर निकल जाओगे तब आपसे हम सवाल पूछें ताकि तब आप विपक्ष पर निशाना साधो? ये हालत हो गई है दोस्तों कि आज बड़े बड़े नेता, इस देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सवालों के जवाब देने से डरते हैं।
जी हाँ, बोलते हैं अभी ये सही समय नहीं है। अब इनसे कोई मिले तो ज़रा पूछ लीजिएगा कि भैया सही समय कौन सा है सवाल पूछने का। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो दोस्तों ये सरकार सिर्फ अब एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा आप दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।